हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर में जो 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 48 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि 1 से लेकर 48 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, साथ ही इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट का पेपर हो चुका है वो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। यदि आपका पेपर होना भी बाकी है तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यही पेपर आप सभी को सेम टू सेम स्कूल में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक यानी माइनस में मानी जाती है, वहीं पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में मानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अवतल दर्पण। उसके बाद में कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम आप सभी को बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या अपवर्तन की, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब होता है 2, यानी राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में। उसके बाद में कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को बता दें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, या m⁻⁻1 भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा डायोप्टर के साथ। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। आप सभी को बता दें कि किसी भी माध्यम में प्रकाश के म्यू का जो अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है वो sin I बटा sin R होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण होता है। देखिए, पानी से भरी बाल्टी का जो गहराई है वो कम मालूम इसलिए पड़ता है कि प्रकाश का उसमें अपवर्तन हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के साथ, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहती हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभिसारी की बात किया जाता है तो अ से होता है अभिसारी और अ से होता है उत्तल दर्पण। उसके बाद में यदि अपसारी दर्पण पूछा जाता, अपसारी लेंस पूछा जाता तो उत्तल लेंस होता, लेकिन अभिसारी लेंस पूछा गया है तो अवतल लेंस होगा। उसके बाद में कहता है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि हजामती दर्पण के लिए यानी हजामत बनाने के लिए जो शीशा का प्रयोग किया जाता है उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अवतल दर्पण। उसके बाद में कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु का सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया था ऑप्शन सी में। उसके बाद में कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आप सभी को बता दें कि जब भी प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है ना जी, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है। तो उसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पानी, केरोसिन तेल, तारपीन का तेल दिया गया है और यहीं पे दिया गया है बेंजीन। वही है वो बेंजीन जिसका अनुसूत्र C6 और H6 होता है। यही वो बेंजीन है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यदि सबसे अधिक में पूछा जाता तो राइट इसका आंसर हीरा हो जाता। अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। आप सभी को बता दें कि मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं 19 को। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है ना जी, ये दूध में होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये तमाम खट्टे पदार्थ में होते हैं, जैसे कि नींबू। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप सभी को बता दें कि शरीर में भोजन का पचना उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो देखिए यहाँ पे NaCl लवण दिया गया है, उसके बाद में NaOH क्षार दिया गया है, और यहीं पे दिया गया एक ऑप्शन में H2SO4, और यही है वो H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और यह एक प्रकार का अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, या अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है जी। तो ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो ये भी जान लीजिए, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद में कहता है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो आप सभी को बता दें कि अवायवीय कोशिका श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और वायवीय श्वसन प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला सवाल कहता है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। तो छोटा होती है, लंबा होती है, एक समान होती है। तो जाहिर सी बात है मांसाहारी जितने भी जंतुएं होती है उनकी छोटी आंत की लंबाई जो है शाकाहारी जंतु की तुलना में काफ़ी लंबा होता है। अब अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो मनुष्य में सांस लेने का कौन कौन सा भाग होता है। तो नासिका यानी नाक होता है, तो बिल्कुल होता है। श्वास नली होता है, तो बिल्कुल होता है। रक्त यानी खून होता है, तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे गिल्स दिया गया है। और गिल्स जो श्वसन अंग होता है ये मछली का होता है, तो ये मानव में श्वसन तंत्र का भाग नहीं हो सकता है। अगला सवाल कहता है कि पादप अस्थिट कहाँ संचित रहते हैं। तो देखिए पादप जो अवशिष्ट होते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होते हैं, छाल में और साथ ही साथ पत्तियों में भी होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी। उसके बाद में होगा कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी जानते होंगे। देखिए रक्त किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। यहीं से एक सवाल पूछा जाता है कि पत्तियाँ किसके कारण हरा दिखाई देती है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो ये क्लोरोफिल हो जाएगा। रक्त दाब की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा सिस्मोमैनोमीटर या स्फैगोमेनीमीटर। अगला सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करता है। तो देखिए पौधों का श्वसन अंग पेड़, तना और पत्तियाँ होता है। इसमें रेडिन, टैनिन और गोंद इसका औषधीय पदार्थ होते हैं, और रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल कहता है कि मानव वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं जी। तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 48 कहता है कि मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो ये छोटी आंत में होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन किए हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।